बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज रिसालपुर एकेडमी में तकरीब थी और वो कैडेट्स की पासिंग आउट तकरीब थी एयरफोर्स के। तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वहाँ पर ख़िताब किया और वो ख़िताब उनका बड़ा इंपॉर्टेंट था। उस ख़िताब की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ गई कि उसका कुछ हिस्सा जो है वो गैर मामूली नौइयत का है और वो रिलेट करता है हमारे आज के जो हालात हैं, वो चाहे अदालती हों, चाहे वो सियासी हों, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से हों। तो मुताद्दिद जगहें जो हैं वो शायद उसको बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि उनको मुखातिब किया गया। सबसे अहम नुकता ये था कि वजूहात क्या थी इस ये वाली बात करने की आर्मी चीफ को, जो मैं आपके सामने रखता हूँ। और दूसरी चीज़ थी कि मुखातिब कौन था, किसको मुखातिब करके कहा गया या किस को मुखातिब करके कहा गया। तो पहली चीज़ के ऊपर अगर बात कर लें, वजूहात क्या थी। वजूहात दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, हम तो क़यास कर सकते हैं, तबसरा कर सकते हैं। जो अगर पिक्चर को जूम आउट करके देखें तो बहुत सारे एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं जो पॉसिबल रीजंस हो सकती हैं या वो पॉसिबल मुखातिब हो सकते हैं कि इन सबको मुखातिब किया गया या मजमूई तौर पे सबको मुखातिब किया गया है। तो दो उसकी मुमकिन वजूहात हो सकती हैं। नंबर एक, जिसको मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा, कि अफवाज पाकिस्तान के मामलात के ऊपर इस वक्त जो तनकीद का यानी पैमाना है वो शायद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसका जो आपको एक मिकदार नज़र आ रही है, यानी अगर मैं उसको एलेबोरेट करूं तो पार्लिमान के अंदर कल मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो तकरीर थी कल या परसों, वो तकरीर एक उसका फैक्टर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतवातर जो मामलात कर रही है उसकी मैं तफसील वो भी आपके सामने रखता हूँ, एक वो फैक्टर हो सकता है क्योंकि ये बतदरीज चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अब आ जाते हैं अदालतों के ऊपर। वहाँ पे इस वक्त जो केस मुकदमा ज़ेर समात है और जिसकी बराह रास्त नशरियात हो रही है वो एक फैक्टर है। और इसके अलावा ये तो एक रीज़न हो गई, मेरे नज़दीक एक पॉसिबिलिटी है कि इन जगहों पर या इन इदारों के अंदर ये मामला जो है ज़ेर बहस है, उसकी बराह रास्त नशरियात हो रही हैं और टीवी के ऊपर भी वो डिस्कस हो रहा है और सोशल मीडिया के ऊपर भी वो ज़ेर बहस है। और उसमें बहुत ज़्यादा यानी जिसको कहा जाता है कि गैर ज़रूरी चीज़ें भी बहुत सारी हैं। मेरा ख्याल है जो तवज्जो तलब थी तो उनकी तवज्जो जो है वो इस जानिब मबजूल करवाई गई आज अपने खिताब के दौरान आर्मी चीफ की जानिब से। ये एक फैक्टर मैं समझता हूँ, यानी वजूहात मैंने आपके कहा दो हो सकती हैं पॉसिबल। एक तो ये हो गई कि इस पूरी डोमेन के अंदर जो कुछ हो रहा है। एक और पॉसिबल रीज़न हो सकती है कि अफवाज पाकिस्तान के अंदर जो सिपाही हैं, जो एहलकार हैं, जो बॉर्डर्स के ऊपर खड़े हैं, जो नॉर्थ वजीरिस्तान अफगान बॉर्डर, फिर इस तरह इंडियन बॉर्डर, फिर सियाचिन ले लें, और जो शहदा डेली बेसिस पर जाम शहादत नोश कर रहे हैं, वो उनकी शहदा की जो फैमिलीज़ हैं जो उनके ऊपर गुजर रही है। क्योंकि ये सब कुछ जब हो रहा है और उन सब का हदफ अगर एक जानिब हो, यानी अदालतों के अंदर जो मामला चल रहा है, पार्लियामान के अंदर जो मामला चल रहा है और सियासी मैदान के अंदर जो मामला चल रहा है, मैं इन सब के ऊपर वजाहत के साथ आपसे बात करूंगा। एक ही टॉपिक पे आज बात होगी, यही टॉपिक है। तो ये दूसरी मुमकिन वजह हो सकती है अंदरूनी दबाव, कि आपको मोराल बूस्ट करना पड़ता है। और ये मोराल बूस्ट कहां से आया? फ्रॉम द हाईएस्ट लीडरशिप, टॉप की जो लीडरशिप है उनकी जानिब से बड़े कैटेगोरिकल अंदाज में, बड़े वाशगाफ वाजे दो टोक मौक़िफ़ के साथ बताया गया है कि उनकी सोच क्या है। तो मैं आता हूं सबसे पहले जो आर्मी चीफ का आज का खिताब था, जिस हिस्से पे मैं बिलखुसूस बात करना चाहता हूं, मैं उसको पढ़ के सुना देता हूं। मामले की हसासियत होती है तो इसलिए मैं आपको उसको पढ़ के सुना देता हूं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं, उन्होंने कहा कि हम अपनी आईनी हदूद बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। और दूसरा उन्होंने एक रेफरेंस दिया आइन का, क्योंकि आइन का हवाला आजकल हर जगह दिया जा रहा है। तो उनकी जानिब से कहा गया कि आइन के आर्टिकल 19 में आज़ादी इजहार राय, आज़ादी इजहार और इजहार राय की हदूद मुतय्यन की गई हैं और आइन में आज़ादी राय पर वाज़ेह हदूद की पामाली करने वालों को दूसरों पर उंगलियां नहीं उठानी चाहिए। तो ये तो एक था। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मजीद उन्होंने कहा कि आज हमें दहशतगर्दी, कमज़ोर महाशी सूरत हाल, शेडो प्रॉक्सी यानी गुमनाम दुश्मन, और इसके अलावा गलत प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया पर फैलाए गए गलत सियासी नजरियात का सामना है और हमें इसका शिकार नहीं होना चाहिए। अब यहां पर मुखातिब किससे थे? कैडेट्स के साथ। लेकिन जब वो टीवी के ऊपर बराह रास्त नशर हुई, बराह रास्त से मुराद बाद में यानी जिसको आप कह लें रिकॉर्डेड, जब वो नशर हुई तो फिर वो पूरी कौम और पूरी दुनिया के लिए थी, बिलखुसूस हमारी कौम के लिए। कैडेट्स को वो क्यों कह रहे हैं? सोशल मीडिया का भी रेफरेंस दिया कि सोशल मीडिया जो है वो ज़्यादा मकबूल है नौजवान नस्ल में। अब जो कैडेट्स सामने खड़े हैं वो नौजवान हैं। सोशल मीडिया जो है वो अब हर बंदे की जेब में है, हर बंदे को उसकी एक्सेस है और वो अफेक्ट करता है हमारे थॉट प्रोसेस को, हमारी सोच को। उसके अंदर गलत सही सब कुछ प्रोपेगेंडा सब कुछ चल रहा है। तो वो असरअंदाज तो होते हैं हम, यानी वो हमारे ऊपर असरअंदाज होता है, हमारी सोच के ऊपर असरअंदाज होता है। तो एक तो उन्होंने इस जानिब तवज्जो दिलाई उन यंग कैडेट्स की
सोशल मीडिया के हवाले से। और उसके अलावा उन्होंने दीगर ये पैगाम भी दे दिया कि वो इसके ऊपर मुकम्मल आगाही रखते हैं कि कहां पर क्या काम कैसे हो रहा है। तो सोशल मीडिया के हवाले से उन्होंने ये बात कैटेगोरिकली कर दी। अब उसके अलावा उन्होंने हदूद व कयूद जो आइन की हैं, अब इसकी बात क्यों की, और जो वो उन्होंने कहा हमें सरमन ना दें, खुद भी उस पर अमल दरामद करें, वो यानी उन्होंने तवज्जो दिलाई। अब सरमन का मतलब क्या है, सरमन कौन दे रहा है, और वैनम का वर्ड भी इस्तेमाल किया जिसको जहर कहते हैं, यानी जहर उगल रहे हैं। तो अब पॉइंट ये है, मैं बड़ी मोहतात गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं पूरी पिक्चर आपके सामने रखूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि ओवरऑल सूरत हाल जो है वो कितनी सेंसिटिव है, यानी इस हद तक सेंसिटिव है कि अब आर्मी चीफ को खुद ये बात करनी पड़ी है। एक अंदाजा तो आप इसकी सेंसिटिविटी का इसी से लगा सकते हैं। और वो रिकॉर्डेड चलाई भी गई टीवी के ऊपर, यानी नशर की गई बाकायदा। अब आते हैं कि इसमें मुखातिब कौन था। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है, वजूहात दो आपके सामने रख दी, मुखातिब के ऊपर आता हूं। इस वक्त जो पॉसिबिलिटी है, जो वो मैं आपके सामने वो महाज रख देता हूं जहां अफवाज पाकिस्तान का जो किरदार है वो जेर बहस है। एक तो आ जाएं आप सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले के ऊपर, मैं उसकी 2-4 एग्जाम्पल्स आपके सामने, तवील मैं उसमें नहीं जाता, 2-4 एग्जाम्पल्स रखता हूं जो बिल्कुल हालिया हैं, तो आपको उससे अंदाजा होगा कि शायद इस वजह से भी उनको ये बात करनी पड़ी हो मुमकिन तौर पर आर्मी चीफ को। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतवातर एक तरफ ये कोशिश कर रही है कि वो चाहती है कि उनके अफवाज पाकिस्तान से मुज़ाकरात हों। अब इसी के अंदर जो एक छुपा हुआ यानी एक और इसका यानी पहलू है, रऊफ हसन साहब जो इनके मरकजी तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका मौक़िफ़ है, एक टॉक शो के अंदर उन्होंने कहा कि हम अफवाज पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात इसलिए करना चाहते हैं ताकि हम उनको बता सकें कि उनका एक आइनी रोल है, उनकी हदूद व कयूद हैं, और वो हम उनको समझाना चाहते हैं। मुमकिन तौर पे आज वो आर्मी चीफ ने इस बात को तो कम अज़ कम मुझे बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है एड्रेस कर दिया, क्योंकि उनकी जो वर्डिंग थी वो भी कुछ इसी किस्म की थी कि हम उनको उनकी आइनी हदूद और ये वो मामला समझाना चाहते हैं, इसलिए हम उनसे बात करना चाहते हैं। एक पॉइंट ये हो गया। एक तरफ आप कहते हैं कि हम उनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वो कैसे? एक तरफ इन्होंने कहा जी हम सबसे पहले बात शुरू हुई शहरियार आफरीदी साहब। अब बात यह है कि एक तरफ आप कहते हैं कि आइनी हदूद और कयूद हो सारी, दूसरी तरफ इनके जो एमएनए हैं, सिटिंग एमएनए हैं, कोई यानी कोई जिसको कहते हैं कि नौजवान लड़का नहीं है, जिसको इतना शऊर नहीं है, वो विफाकी वजीर रहे पिछली हुकूमत में, शहरियार आफरीदी साहब ने वाशगाफ दो टोक और एलानिया कहा कि हम मुज़ाकरात इनसे तो नहीं करेंगे, यानी ये हुकूमत जो है इनसे बिल्कुल नहीं करेंगे, इनके पास कुछ नहीं है, रिमोट से चलते हैं। अब उन्होंने कहा जी हम मुज़ाकरात किससे करेंगे, बता दिया, और खुलेआम टीवी के ऊपर ऐलान किया आर्मी चीफ से मुज़ाकरात करेंगे और DGISI से। उस वक्त भी हमने क्वेश्चन उठाया था कि सियासी जमातें एक तरफ उनका जो आइनी रोल है वो याद दहानी करवाते हैं, और दूसरी तरफ टीवी के ऊपर बैठ के एलानिया ये बात कर रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करेंगे तो इन्हीं के साथ करेंगे। नंबर 1 रऊफ हसन साहब का बयान आपको मैंने बता दिया, उसके बाद आया फिर शिबली फराज साहब का बयान आ गया कि इमरान खान साहब ने कहा जी बिल्कुल आप बात करें, इस्टेब्लिशमेंट से भी करें और सियासी जमातों से भी करें। अब वो कौन है? कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट शिबली फराज साहब। ये 2-3 बातें तो हो गई। अब आ जाए इमरान खान साहब के ऊपर। अभी इसी हफ्ते की खबर है कि इमरान खान साहब ने कहा कि 3 लोग जो हैं वो उन्होंने नामजद कर दिए हैं और वो उनको इजाज़त दी है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात कर सकते हैं। ये रिपोर्ट हुआ है, सारा कुछ रिपोर्ट हुआ है, मुताद्दिद इस पर बहस भी हो चुकी। अब वो 3 लोग कौन हैं? तीनों जिम्मेदारान हैं। एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं अली अमीन गंडापुर साहब, ये इमरान खान साहब के नामजद करदा। दूसरे जो हैं वो नेशनल असेंबली के अंदर जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब साहब। तीसरे जो हैं वो सेनेट के अंदर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं शिबली फराज साहब। यानी कि इमरान खान साहब ने कहा हाँ जी आपको इजाज़त है, ये 3 लोग जो है वो बात कर सकते हैं, यानी कि ये मजाज लोग हैं जो कि बात करें जाके। दोबारा मैं वापस आता हूं, एक तरफ उनको हदूद व कयूद याद दहानी करवाने का तकाजा करना, मुतालबा करना, गैर सियासी होने की बात करना और साथ ही मुज़ाकरात की उनको ऑफर भी करना, तो ये मामला अपनी जगह मौजूद है और ये मुसलसल बढ़ रहा है इसका दायरा कार मुसलसल। आज भी शिबली फराज साहब ने कहा, उनसे क्वेश्चन हुआ अडियाला जेल के बाहर, उन्होंने क्वेश्चन ये था कि मुज़ाकरात का मामला कहाँ तक पहुंचा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल जिम्मेदारी मुझे दी गई है, यानी मैं भी उनमें से एक हूं, लेकिन अभी तक इसके ऊपर आगे कोई कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। तो ये तो इसका एक पहलू हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला। अब आते हैं दीगर चीज़ों के ऊपर। आपको याद होगा पिछले दिनों एक केस की समाअत के दौरान, गालिबन अल कादिर ट्रस्ट केस था, उसकी समाअत हो रही थी अडियाला जेल के अंदर और इमरान खान साहब रोस्ट्रम पर आए, जज साहब को मुखातिब किया और जज साहब को बुशरा बीबी के हवाले से कहा। उन्होंने कहा जी इनको जहर दिया जा रहा है और मुझे मालूम है वो कौन ये कर रहा है। उन्होंने एजेंसी का नाम लिया ISI का और कहा कि आर्मी चीफ के कहने पर वे ये काम कर रहे हैं। और हैरान कुन बात यह थी कि वो सारी चीज़ वो रिपोर्ट भी हुई। फिर आपको याद होगा अगली समाअत के ऊपर इनकी एक और दरख्वास्त थी, यानी रिलीफ के हवाले से। उस दरख्वास्त में जज साहब ने हुक्म दिया कि अब आपको अदालत के अंदर इजाज़त नहीं है बात करने की, मीडिया से आप बात नहीं करेंगे, यानी कि उनके ऊपर एक किस्म की पाबंदी आई, क्योंकि उन्होंने बात इस किस्म की
यानी आर्मी चीफ हैं और डीजीआई हैं, उनके ऊपर डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा दिया बगैर किसी सबूत के। अगरचे अब मेडिकल रिपोर्ट्स हमारे सामने आ चुकी हैं और वो हाई कोर्ट से दरखास्त भी इनकी खारिज हो चुकी, यानी निपटा दी गई, खारिज तो नहीं हुई, निपटा दी गई कि किसी किस्म का कोई जहर के कोई तासुर नहीं मिला वहाँ से, या ऐसा इंप्रेशन नहीं मिला रिपोर्ट्स के अंदर कि इनको कोई ऐसा खुदा न खास्ता जहर या हार्पिक या कोई ऐसी चीज़ दी जा रही हो। लेकिन आपने इल्ज़ाम वहाँ पर लगा दिया। मेरा पॉइंट क्या है, बेसिक पॉइंट क्या है कि उनको अंडर डिस्कशन इस हद तक ले आया गया है कि फिर उनको ये बात करनी पड़ी फ्रॉम द टॉप, इसलिए शायद मुमकिन तौर पर उन्होंने ये बात की। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, ये मैंने आपसे डिस्कस कर ली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब आ जाते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब। उनकी तकरीर जो थी, उन्होंने कमोबेश पाकिस्तान की जो भी सियासी तारीख है उसका एक ओवरव्यू हमें दिया। उसमें इस्टेब्लिशमेंट के रोल की उन्होंने बात की। इस्टेब्लिशमेंट का रोल एक हकीकत था, एक हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। अब मैं आता हूं, इसकी थोड़ा इसको एलेबोरेट करना पड़ेगा। माजी की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर 4 मरतबा मार्शल लॉ लगा, ये एक हकीकत है। यानी एक जनरल अयूब खान का सबसे पहले था, एक दहाई चली गई, फिर याया खान साहब थे, उसके बाद जनाब जनरल ज़िया उल हक थे, उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे। तो ये फैक्ट ग्राउंड पे है, अपनी जगह मौजूद है। और इसी के साथ मैं आपको एक रेफरेंस कोट कर दूं, रेफरेंस भी फ्रॉम विद इन, उन्हीं की तरफ से रेफरेंस कोट करता हूं, इदारे की जानिब से। आपको याद होगा ये बात है 23 नवंबर 2022 की। जनरल बाजवा उस वक्त आर्मी चीफ थे और रिटायरमेंट के कोई 2-4 दिन पहले की उनकी बात है। 29 को गालबन उनकी रिटायरमेंट थी, तो 23 को उन्होंने GHQ में पाकिस्तान के यौम दिफा और शोहदा की तकरीब से खिताब किया था। मुझे आज भी याद है, मैंने वो खिताब बगौर उनका सुना और वो भी बड़ा हैरान कुन और चौंका देने वाला था। इसमें एक चीज़ उन्होंने कही थी, मैं वो पढ़ के सुना देता हूँ, मैं उसमें अपनी कोई बात नहीं करता। उन्होंने कहा कि मुल्क उन्होंने कहा वो 6 साल पाकिस्तान फौज के सिपा सालार रहे बतौर आर्मी चीफ, वो आखिरी मरतबा इस तकरीब से मुखातिब हो रहे हैं। मुल्क के सियासी हालात पर बात करते हुए जनरल बाजवा ने कहा कि हमारी फौज पर गाहे बगाहे तनकीद की जाती है, जिसकी बड़ी वजह 70 साल में मुख्तलिफ सूरतों में फौज की सियासत में मदाखलत है जो गैर आइनी है। ये उनका बयान मौजूद है अपनी जगह। और उन्होंने ये भी कहा, मजीद कहा, गुज़श्ता बरस फरवरी में फौज ने फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं और आइंदा भी कारबंद रहेंगे। ताहम इस आइनी अमल का खैर मकदम करने के बजाय चंद हलकों ने फौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाकर गैर मुनासिब और गैर शाइस्ता जुबान इस्तेमाल की। सो मैं इसमें पॉइंट क्या आपको बताना चाह रहा था, 23 नवंबर 2022 और यौम शोहदा की तकरीब है, जनरल बाजवा आर्मी चीफ हैं और वो खिताब कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि हमारे ऊपर गाहे बगाहे तनकीद होती है या फौज पाकिस्तान के ऊपर, शायद उसकी मुमकिन वजह यही है कि मुख्तलिफ तरीक़ों से 70 साल के दौरान जो सियासत में मदाखलत रही है, ये उसकी बुनियादी वजह है। तो ये एक फैक्ट है, ये हमारे साबका आर्मी चीफ ने इसका एतराफ़ किया बरमला, और वो मेरे ख्याल है काबिल सताइश है, क्योंकि इस्लाह का सफ़र जो होता है वहाँ शुरू होता है जब हम किसी गलती को तस्लीम करते हैं। अगर हम किसी गलती को, मैं ज़ाती तौर पर कोई भी शख्स अगर एक गलती को वो गलती समझता ही नहीं, तो फिर इस्लाह का दरवाज़ा तो बंद है ना। गलती तस्लीम होगी तो इस्लाह का अमल शुरू होगा। तो ये तो उनकी जानिब से बात की गई। साथ ही एक अनाउंसमेंट भी थी कि उन्होंने उस वक्त कहा कि गुज़श्ता फरवरी में हमने फैसला कर लिया, यानी जिसके ऊपर बात हुई थी ए पोलिटिकल वाला मामला जो था, ए पोलिटिकल होने का, कि अब उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। बाद अज़ां जो भी सूरत हाल रही, बहस में है, ज़ेर बहस सब कुछ है। आज जो चीफ साहब बोले, तो मैं माजी की बात कर रहा था, मौलाना फजलुर रहमान साहब से शुरू हुई थी कि उन्होंने माजी का पूरा रेफरेंस दिया, पूरी तारीख बताई। एंड जब आके उन्होंने किया, उन्होंने कहा जी ये मौजूदा असम्बली जो है, इवन ये भी पिक एंड चूज, मफहूम उनकी बात का कर रहा हूँ, नॉट कोट एंड कोट, कि ये भी पिक एंड चूज है, यानी फैसला कहीं और हुआ है कि कौन अंदर बैठेगा कौन बाहर बैठेगा, यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका इल्जाम भी फिर उसी तरफ था, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ था। यही बातें वो बलूचिस्तान के अंदर जब उन्होंने जलसों का आगाज़ किया अभी रिसेंटली, तो पहले जलसे में उन्होंने सारी बातें दोहराई। तो मैं दोबारा पॉइंट असर्ट कर रहा हूँ अपना कि इसका जो दायरा है वो बढ़ रहा है, उस तनकीद का ये जो हदफ है, ये जो मामला है, जिस खुले अंदाज में ये डिस्कस हो रहा है, तो ये मैंने दोबारा दबाव वाली बात पे आ जाऊं, जो अंदरूनी दबाव है वो भी अपनी जगह पे एक फैक्चुअल चीज़ है। ऑब्वियसली जो जान दे रहा है, जो उनकी फैमिलीज हैं, जो बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं, जब वो ये गुफ्तगू देखेंगे या सुनेंगे या उन तक पहुंचेगी या उनकी फैमिलीज तक पहुंचेगी, तो उनका मोराल जो है उसको अफेक्ट तो ज़रूर करेगी वो। तो इसके लिए मेरा ख्याल है उनको एक, जिसको कहते हैं मोराल बूस्ट की ज़रूरत थी, और वो बयान फिर आज आया हमारे सामने। अब आता हूं तीसरे और आखिरी अहम तरीन इसके पहलू के ऊपर, वो है अदालतों वाला मामला। 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जिन्होंने खत लिखा, कमीशन बना, एक्सेप्ट नहीं हुआ, फिर अज खुद हुआ, पहली समात हुई और कल उसके ऊपर दूसरी समात थी, वो समात जो है वो हो गई। अब उस समात के बाद परसों समात हुई, उस समात के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। 6 जजेस का खत ये कह रहा है कि उनके ऊपर एजेंसीज के लोग दबाव डालते हैं, कैमरे लगाए गए वगैरह वगैरह वगैरह, बड़ी फसाहत और बलागत के साथ उन्होंने वो खत लिखा, वो पहुंच गया, बेंच बना, पहली समात हो गई। यानी जब समात हुई
तो वो कोई बंद कैमरा समात नहीं थी, यानी बंद कमरा, फिर उसको बराह रास्त नशर किया गया और वो फिर दूसरी समात हुई, वो भी बराह रास्त नशर हो रही है। मैंने कल भी गुजारिश की थी कि ये वो मामलात हैं जो कि बंद कमरों के अंदर, ड्राइंग रूम्स के अंदर, कैफेस के अंदर बड़ी सीक्रेसी के साथ, सीक्रेटिव अंदाज में डिस्कस होते थे, लेकिन अब बबांगे दोहल हो रहे हैं। अदालत की जो कार्रवाई थी वो जब बराह रास्त नशर हुई, वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं देखी जाती, वो पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल है। यूट्यूब के ऊपर तो पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल है, तो वो अब वो सारी दुनिया के सामने अवेलेबल है कि यहां पे ये मामला क्या है। तो अब मेरी फोकल जो पॉइंट था वो समझिए कि ये जो मामला चल रहा है ओवरऑल, उसका जो दायरा कार है वो बहुत वसी होता चला जा रहा है, मुतवातर। अदालतों के अंदर जो गुफ्तगू हो रही है, हदफ कौन है वो आपके सामने है। ईवान के अंदर जो गुफ्तगू हो रही है, हदफ कौन है वो आपके सामने है। सियासी जमातों के अंदर जो गुफ्तगू हो रही है, एलानिया जो गुफ्तगू हो रही है, वो आपके सामने है। और एक तरफ वो जो ड्यूटीज़ कर रहे हैं, जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, हमारी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस अफवाज पाकिस्तान होती हैं। बदकिस्मती हमारी ये है कि अगर पाकिस्तान में कभी कोई आटा तकसीम करना पड़ जाए मैसिव स्केल के ऊपर, तो आपको वहां फौज की जरूरत पड़ जाती है आटा तकसीम करने के लिए। फ्लड आ जाता है तो हमारे जो इंतजामी इदारे हैं, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस काबिल नहीं होती कि वो उसको मैनेज कर सके, तो अफवाज पाकिस्तान की जरूरत पड़ती है। खुदा ना करे कोई कैटेस्ट्रॉफी आ जाए, कोई नागहानी आफत आ जाए, अल्लाह ना करे कोई जल्जला हो या ऐसी कैफियत हो, तो वो वहां पर भी उन्हें आना पड़ता है। जब ये सब कुछ वो मैनेज करते हैं और फिर उनके ऊपर इस किस्म की बम्बारमेंट इस हद तक हो रही हो, तो फिर जब उनका मोराल आप अगर डाउन होता है किसी का, उनकी फैमिलीज का, उन एहलकारों का जो बॉर्डर्स के ऊपर ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, जो अपनी जानें जो है कुर्बान कर रहे हैं, तो फिर उनको एक बूस्ट की भी जरूरत पड़ेगी और वो टॉप से जरूरत होती है। मुमकिन तौर पर यह बूस्ट उनको इसलिए भी दिया गया हो, और बाकी जहां जहां से ये मामला आ रहा है उनके सामने, उनके हवाले से भी वो भी इनका मुखातिब हो सकते हैं। जजेस भी हो सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हो सकती है, मौलाना फजल रहमान साहब भी हो सकते हैं, या दीगर मीडिया, सोशल मीडिया, एनीथिंग, जो भी आप कंसिडर कर लें, क्योंकि ये बेनाम पैगाम था। जो बेनाम पैगाम का मतलब है फिर वो सबके लिए है, या उनके लिए जो ये समझते हैं कि ये उनके लिए है या उनके लिए हो सकता है। तो ये मेरे ख्याल में पॉसिबल इसकी रीजंस थी। लेकिन जो इस वक्त तशवीशनाक सूरत हाल वो ये है, मैं इसका क्लोजिंग यहां पे करता हूं, कि अब इदारे जो हैं, हमारे बड़े इदारे, बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा है कि वो जो है एक दूसरे के सामने खड़े हैं। यानी एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है, मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है इंसाफ का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पार्लिमान पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करता है, वहां पे मौलाना फजल रहमान साहब की तकरीर या दीगर तकारीर, वो एक इदारा है, बहुत बड़ा इदारा है, एग्जेक्टिव है, या पार्लिमान को कह लें, पार्लियामेंट। फिर उसके बाद आप आ जाएं जनाब इमरान खान साहब, बड़ी जमात है, सोशल मीडिया के ऊपर होल्ड है उनका, उनकी सूरत हाल देख लें। अब अफवाज पाकिस्तान की जानिब से भी जवाब आया है, और वो किसकी तरफ से, फ्रॉम द टॉप, कि उन्होंने इस चीज को फील किया है कि शायद ये जवाब देना बेहद जरूरी हो गया है। आने वाले टाइम के लिए हम अल्लाह पाक से दुआ कर सकते हैं, हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, सबके लिए अच्छा हो। लेकिन ये जो चीजें हैं ये कोई नॉर्मल नहीं है, ये बहुत गैर मामूली मामलात हैं, हालात हैं। अल्लाह पाक आने वाले दिनों में हम सब के लिए बेहतर करे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपना फीडबैक कमेंट के जरिए हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।